नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त एडवोकेट वीरेंद्र सिंह खुराना उपस्थित हूं आज एक माननीय उच्चतम न्यायालय के बहुत ही महत्वपूर्ण निर्णय के साथ। आज हम लोग जो चर्चा करने जा रहे हैं एक बहुत ही महत्वपूर्ण निर्णय की करने जा रहे हैं। यह एक शिक्षाप्रद जजमेंट भी है जिसमें हत्या के मामले में हाई कोर्ट द्वारा दी गई उनकी कैद की सजा पर ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा, यह आज हम जानने का प्रयास करेंगे। यह फैसला सेक्शन 27 एविडेंस एक्ट के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण निर्णय है। इससे पहले कि आज हम इस निर्णय को शुरू करें, उससे वही आपसे निवेदन, यदि अभी तक आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दें। हम लोगों का यही प्रयास है रोजाना सरल हिंदी भाषा में निर्णय का विश्लेषण, क्योंकि रोजाना की भाग दौड़ की जिंदगी में कई बार महत्वपूर्ण निर्णय हमारे सामने से निकल जाते हैं। हालांकि हम हर वीडियो में कहते हैं कि आपको अंत में पढ़ना तो जजमेंट को पूरा पढ़ना पड़ेगा। हमारा एक विश्लेषण है, हमारे इस विश्लेषण के बाद आपको असल में उस पूरे के पूरे जजमेंट को पढ़ना चाहिए। वीडियो के अंत में हम लोग जजमेंट का साइटेशन भी बता देते हैं आप लोगों को, जिससे आप उस जजमेंट को निकाल सके। जहां पे क्यूआर कोड उपलब्ध होता है और क्यूआर कोड को भी हम लोग बता देते हैं। चलिए, हमारे इस प्रयास को यदि आपको पसंद कर रहे हैं तो हमारे इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, जिससे और लोगों तक भी यह मैसेज पहुंच सके कि हिंदी सरल भाषा में निर्णय का विश्लेषण हम लोगों ने प्रयास प्रारंभ किया है। कहीं कोई कमी रह गई हो, देखिए कमी भी रहना स्वाभाविक है, तो कहीं कोई कमी रह गई हो तो आप उस कमी से हमें अवगत जरूर कराएं कि यहाँ पे कमी रह गई है, जिससे हम लोग आपके सुझाव के अनुसार उसमें सुधार ला सके। हम लोग परिवर्तन के लिए प्रतिबद्ध हैं। आपके सकारात्मक हर सुझाव का हम लोग स्वागत करते हैं, हर एक समालोचना का स्वागत है। चलिए शुरुआत करते हैं आज के निर्णय की। यह मामला कर्नाटक के गडग जिले से जुड़ा है। जो गडग जिला से जुड़ा हुआ कर्नाटक का मामला है। मृतक का नाम था मार्तड गौड़ा। मार्त गौड़ा नाम का जो मृतक थे, उनके मर्डर का यह मामला है। 11 दिसंबर 2011 को मार्तड गौड़ा अचानक लापता हो जाते हैं। 16 दिसंबर 2011 को उनके बेटे द्वारा पुलिस स्टेशन में मिसिंग कंप्लेंट दर्ज कराई जाती है। शुरुआत में यह मामला सिर्फ गुमशुदगी का था, लेकिन 3 जनवरी 2012 को बेटे ने सप्लीमेंट्री स्टेटमेंट देकर अपने सगे चाचा और अन्य लोगों पर जमीन विवाद और निजी रंजिश के कारण हत्या की आशंका जताई। इसके बाद एफआईआर में कई गंभीर धाराएं जोड़ी गई। सेक्शन 302, 120 बी, 201, 506 आईपीसी, इंडियन पेनल कोड, भारतीय दंड संहिता। प्रोसिक्यूशन का कहना था कि सभी आरोपियों ने मिलकर क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी रची, एक आपराधिक षड्यंत्र रचा। उनके अनुसार जमीन का पुराना विवाद था, कुछ आरोपियों के खिलाफ पर्सनल रंजिश थी। एक ड्राइवर PW5 को सोल आई विटनेस बताया गया और आरोपियों के कन्फेशन से डेड बॉडी कैनाल से बरामद हुई, नहर से डेड बॉडी भी नहर से बरामद हुई। 4 जनवरी 2012 को मृतक का शव एक नहर से बरामद हो गया। प्रोसिक्यूशन ने दावा किया कि शव को सीमेंट के स्लैब से बांधकर पानी में फेंका गया है। ट्रायल कोर्ट ने पूरे एविडेंस को डिटेल में एग्जामिन किया। कोर्ट ने कहा मोटिव ठोस नहीं है, कॉन्स्पिरेसी प्रूव नहीं है, इनके जो षड्यंत्र है वो साबित नहीं हुआ। लास्ट सीन थ्योरी वीक है। जो लास्ट सीन थ्योरी बताई गई, इनके अंतिम बार किसके साथ देखा गया, वह थ्योरी भी कमजोर है। PW5 की गवाही अनरिलायबल है, उस पर अविश्वसनीय है। सर्कमस्टेंशियल चेंज जो है, परिस्थिति जन्य जो चेन है वह पूरी नहीं हो रही है, पर कड़ी जो है ना वो कड़ी जुड़ नहीं पा रही है। ट्रायल कोर्ट ने साफ शब्दों में कहा सस्पिशन हाउएवर स्ट्रॉन्ग कैन नॉट टेक द प्लेस ऑफ प्रूफ। यानी सस्पिशन जो है कि संदेह यदि बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग भी हो तब भी वह सबूत का स्थान नहीं ले सकता। संदेह कितना भी स्ट्रॉन्ग क्यों ना हो वह सबूत का स्थान नहीं ले सकता।
और इसी आधार पर सभी आरोपियों को बरी कर दिया गया। एक ट्रायल कोर्ट ने बरी कर दिया। लेकिन 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 पिक्चर अभी बाकी है मेरे दोस्त। तो पिक्चर कहां शुरू होती है? हाई कोर्ट पहुंचते हैं। स्टेट और कंप्लेनेंट ने हाई कोर्ट में अपील की। हाई कोर्ट ने ट्रायल कोर्ट का एक्विटल पलट दिया। एक्यूज्ड नंबर 1 से 4 को दोषी ठहराया, उम्र कैद की सजा सुना दी। हाई कोर्ट ने माना कि PW5 की गवाही स्वीकार्य है। देखिए, सेशन कोर्ट ने माना नहीं स्वीकार्य, हाई कोर्ट ने माना स्वीकार्य है। कन्फेशन से बॉडी रिकवरी साबित होती है, मोटिव मौजूद है। लेकिन इसके बाद वही की पिक्चर तो अभी और भी बाकी है। और यह पहुंची मामला ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट। अब 2 निर्णय आ गए। लोअर कोर्ट ने कहा बरी कर दिया और हाई कोर्ट ने उम्र कैद की सजा सुना दी। अब इन दोनों निर्णयों का बाद पहुंचे हम ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने। सुप्रीम कोर्ट ने पूरे केस को दोबारा एनालाइज किया। PW5 पर कोर्ट की टिप्पणी 21 दिन बाद बयान है। आरोपी उसे जानते तक नहीं, बयान में विरोधाभास है और कहीं ना कहीं क्रिमिनल हिस्ट्री भी PW5 की निकल के आई। कोर्ट ने कहा PW5 तो भरोसेमंद आई विटनेस नहीं है। अब आई मेडिकल एविडेंस की बारी। कोर्ट डॉक्टर ने कहा मौत लगभग 10 दिन पहले हुई थी, जबकि प्रोसिक्यूशन 21 दिन का गैप बता रही थी। डॉक्टर कह रहा है कि 10 दिन पहले मौत हुई और प्रोसिक्यूशन जो है 21 दिन पहले की बता रही घटना। मेडिकल एविडेंस भी प्रोसिक्यूशन को सपोर्ट नहीं करता। यह ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने विश्लेषण में देखा। अब आते हैं इस केस की सबसे महत्वपूर्ण हिस्से पर। सेक्शन 27 एविडेंस एक्ट प्रोसिक्यूशन की दलील थी आरोपी पुलिस कस्टडी में थे। उन्होंने कैनाल में सब छुपाने की जानकारी दी। यानी कि पुलिस कस्टडी में जब थे तो उन्होंने नहर में सब छुपाने की जानकारी दी और उसी जानकारी से डेड बॉडी मिली। यानी कि एक्यूज्ड की बयान के आधार पर कस्टडी में जिन्होंने बताया कि हमने यहां नहर में सब छुपाया था, उन्हीं की निशानदेही पर डेड बॉडी मिली। इसलिए प्रोसिक्यूशन ने कहा यह डिस्कवरी सेक्शन 27 के तहत एडमिसेबल है, स्वीकार्य है और यही कन्विक्शन के लिए काफी है। सेक्शन 27 एविडेंस एक्ट के तहत जो डेड बॉडी मिली, डिस्कवरी हुई, वह एडमिसेबल है और यही एक जो डिस्कवरी है कन्विक्शन के लिए काफी है। अब सुप्रीम कोर्ट ने इसमें क्या कहा? सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट किया कि मान लेते हैं कि सेक्शन 27 टेक्निकली अप्लाई होता है, लेकिन सिर्फ कन्फेशन और बॉडी रिकवरी के आधार पर मर्डर कन्विक्शन नहीं दी जा सकती। यानी कि कन्फेशन हो जाए या बॉडी रिकवरी भी हो जाए तो बॉडी रिकवरी के आधार पर भी मर्डर कन्विक्शन नहीं दी जा सकती। कोर्ट ने आगे कहा डेड बॉडी निकालने वाले सबसे महत्वपूर्ण गवाह CW22 और CW23 को प्रोसिक्यूशन ने एग्जामिन ही नहीं किया, इसलिए रिकवरी ही प्रॉपरली प्रूव्ड नहीं है। जिन लोगों ने डेड बॉडी को कैनाल से निकाला, यानी कि CW22 और CW23 को भी आपने एग्जामिन ही नहीं कराया, जो बेस्ट एविडेंस हो सकते थे और आप उनसे रिकवरी को प्रूव कर सकते थे, इसलिए रिकवरी ही प्रॉपरली प्रूव्ड नहीं हुई। और जो कोर्ट ने एक बहुत इंपॉर्टेंट ऑब्जर्वेशन दिया कि सेक्शन 27 डिस्कवरी केवल सेक्शन 27 एविडेंस एक्ट डिस्कवरी केवल नॉलेज दिखाती है, पार्टिसिपेशन इन मर्डर नहीं, मर्डर में भागीदारी नहीं दिखाती है। और कोर्ट का जो फाइनल निष्कर्ष आया उसमें कोर्ट ने कहा कि जब मोटिव कमजोर हो, लास्ट सीन अनरिलायबल हो, आई विटनेस डाउटफुल हो, मेडिकल एविडेंस मिसमैच करे, तो सेक्शन 27 एविडेंस एक्ट अकेले पूरी चेन और परिस्थितियों को पूरा नहीं कर सकता। कोर्ट ने दोहराया कि अगर ट्रायल कोर्ट का व्यू एक पॉसिबल व्यू है तो हाई कोर्ट
केवल एक्विटल नहीं पलट सकता कि दूसरा व्यू भी पॉसिबल है। यानी कि अगर बरी करने का व्यू आ जाता है ट्रायल कोर्ट का, तो हाई कोर्ट दूसरे व्यू को नहीं अपना सकता। यह जो एक सेंट्रल लॉ है, कोर्ट ने इसको दोबारा दोहराया कि अगर एक व्यू छोड़ने का है, बरी करने का है, ट्रायल कोर्ट उसको अपना लिया, तो हाई कोर्ट इसलिए नहीं पलट सकता कि दूसरा व्यू भी हो सकता है। सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट का कन्विक्शन जो है सेट असाइड कर दिया, ट्रायल कोर्ट का इक्वेटल रिस्टोर कर दिया, सभी आरोपियों को रिहा करने का आदेश दिया। देखिए यह फैसला हमें क्या सिखाता है? इस फैसले में सीख मिलती है कि सेक्शन 27 सहायक सबूत है, मुख्य नहीं। सेक्शन 27 एविडेंस एक्ट सहायक सबूत है, मुख्य नहीं। क्रिमिनल लॉ में हर कड़ी मजबूत होनी चाहिए। डाउट का लाभ हमेशा एक्यूज्ड को जाता है। अगर आपको कन्विक्शन करना है तो आपको चेन देखनी होगी पूरी की पूरी। अगर आपको डिटेल एनालाइज पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, अपने चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें और कमेंट में बताएं कि आपको हमारा वीडियो कैसा लगा। और चलते चलते जैसे कि हर वीडियो के अंत में करते हैं, इस वीडियो में भी इसका साइटेशन बताना तो बहुत जरूरी है। और देखिए साइटेशन आपकी स्क्रीन पे आ भी गया है और इसके साइटेशन देखिए सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट है। ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट देखिए आपकी स्क्रीन पर जो आया हुआ है। इन द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया क्रिमिनल अपील जुडिक्शन, क्रिमिनल अपील नंबर 2120 and 2121 of 2024, Tulsa Reddy at the rate of Mudkarpa and others versus the state of Karnataka और with criminal appeal number 2542 और 2543 of 2024, विरूपाक्षा गौड़ा वर्सेस द स्टेट ऑफ कर्नाटक का ये जजमेंट है। और इसका हम करते हैं, डेट देखते हैं। डेट ऑफ जजमेंट है 16 जनवरी 2026 की और जस्टिस संजय करोल और जस्टिस विपुल एम पंचौली जी का ये जजमेंट है। एक काम और कर लेते हैं, इसका क्यूआर कोड को भी हम लोग देख लेते हैं कि क्यूआर कोड जो है, क्यूआर कोड को भी लगा लेते हैं। देखिए क्यूआर कोड जिसका आ रहा है 2026 INSC 67। इस क्यूआर कोड से को हम इसलिए बता देते हैं कि आप क्यूआर कोड से भी जजमेंट को निकाल सकते हैं। तो इसका क्यूआर कोड भी आ गया क्योंकि एक सुझाव आया था कि हम लोग इसकी पीडीएफ भी डाउनलोड कर दें। देखिए हम लोग का प्रयास है क्यूआर कोड, पार्टी नेम सब आपको अंत में बता देते हैं। उसके अलावा भी यदि किसी को किसी केस की पीडीएफ चाहिए हो तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं, हम लोग उस पीडीएफ को आपको उपलब्ध करा देंगे। आज के लिए इतना ही। कल फिर एक नए निर्णय के साथ आपका दोस्त वीरेंद्र सिंह खुराना आपके सबको पसंद होगा। आज के लिए अपने दोस्त वीरेंद्र सिंह खुराना को आप विदा दीजिए। सभी को नमस्कार, नमस्कार, नमस्कार।